देखो बाबू, आज जो है महाशिवरात्रि का दूसरा दिन है, इसीलिए बच्चा सब बहुत कम आया है। इसीलिए आज हम सभी बच्चे को जीके जीएस पढ़ा रहे हैं। यदि आप सब भी समझना चाहते हैं जीके जीएस को बढ़िया से और बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए और YouTube पर आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखो, जो नहीं लिखा है वो लिखेगा और जो लिख लिया वो समझेगा। तो पहला क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो ये पूरा मानव शरीर है, इसमें सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो ये जो यानी कौन सा होता है ये क्वेश्चन है। तो कौन सा होता है? क्योंकि शरीर की जो बाहरी भाग है, ये जो तुमको दिख रहा है ये पूरा दिख रहा है, ये क्या है? त्वचा। तो यही तो सबसे बड़ा है पूरे शरीर में दिखता। इससे बड़ा कोई होगा? अरे शरीर में इससे बड़ा कोई होगा? त्वचा, मतलब जिसको अपने भाषा में चमड़ा कहते हैं। समझ में आ गया? और उसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्किन। इंग्लिश भी लिखा है स्किन। समझ में आ गया कि नहीं समझा? क्वेश्चन को समझा? क्वेश्चन क्या था? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग, तो सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। त्वचा, जिसको स्किन कहते हैं या अपने भाषा में चमड़ा कहते हैं। समझ में आ गया कि दिक्कत है समझने में? याद हुआ? चलो याद हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था? पौधे अपने भोजन बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? ध्यान, ये दूसरा क्वेश्चन था, पौधा अपना भोजन बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो क्वेश्चन को समझिए कि पौधा है वो अपना भोजन बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करता है? कौन सी प्रक्रिया करता है ताकि उसका भोजन तैयार हो जाता है बन करके? तो वो प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। वो कौन सी प्रक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो कि दिन में होता है। कब होता है? दिन में, यानी सूर्य की प्रकाश के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। समझ में आया? प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है। समझ में आया कि ना आया? किसके उपस्थिति में होता? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है और पौधा की पत्तियां अपना क्या करता है? भोजन को तैयार करता है। उसके बाद मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां? मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियां होती है? अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में कितना हड्डी? ये तुम्हारा जो शरीर है, यह जो मेरा शरीर है, ये कितने हड्डियों से बना है? समझ में आ रहा है ना? तो कितने हड्डियों से मिलकर के बना है? तो ये 206 हड्डी एक साथ जुड़ा है, एक साथ मिला है। उसके बाद एक शरीर का निर्माण हुआ है। एक शरीर का निर्माण हुआ है। हो गया? एक शरीर का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। समझ में आया? अरे सर, मनुष्य का शरीर कितने हड्डियों से बना है? कितने हड्डी से? 206 हड्डी एक साथ जुड़ा है, एक साथ मिला है, तब जाकर के पूरा तुम्हारा क्या बना? शरीर बना। समझा? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? बात समझ रहा है कि विटामिन सी के कमी से जो रोग होता, समझ रहा है ना? तो वो कौन सा रोग है जो कि हो जाता है मनुष्य को? तो ऐसा रोग है, ऐसा रोग जो कि जिसका नाम है एस्कर्विक। जिसका नाम क्या है? एस्कर्विक। समझ में आ रहा है कि एस्कर्विक एक रोग है जो कि तुम्हारे शरीर में विटामिन सी की यदि कमी होगा तो तुमको ये एस्कर्विक रोग हो जाएगा।
समझ में आ गया। किसी भी मनुष्य के शरीर में जब जब विटामिन सी की कमी होता है तब उसके शरीर में स्कर्विक रोग होता है। समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आ रहा है समझ में? कब आया स्कर्विक रोग होता? कब होता है? यदि तुम्हारे शरीर में विटामिन सी की कमी है तो कौन सी रोग हो जाएगा? कौन सी रोग हो जाएगा? स्कर्विक रोग हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना जी के दिया? चलो समझ में आ रहा है। तो उसके बाद क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो विद्युत बल्ब जो है, ध्यान दो, जो कि विद्युत से जलता, ऐसा बल्ब जो कि विद्युत से जलता। विद्युत किसको कहता है? लाइट। विद्युत किसको कहता है? लाइट को कहता है विद्युत। जो कि लाइट से बल्ब जलता, समझ में आ रहा है ना? जो लाइट से बल्ब जलता है उसका खोज किसने किया था? उसको भी तो बनाने वाला कोई होगा ना, सबसे पहली बार बनाया होगा। तो ऐसा सबसे पहली बार बनाने वाला वो है थॉमसन अल्वा एडिसन। थॉमसन अल्वा एडिसन, समझ में आ गया? इसका शॉर्ट नाम, शॉर्ट ये फुल नाम है, उसके बाद इसका शॉर्ट नाम डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, एडिसन भी बोलेंगे तो सही है। समझ में आ गया कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने। किसने किया था? एडिसन ने। समझ में आया कि ना आया समझ में? याद हुआ? विद्युत बल्ब का खोज किसने किया था? एडिसन। अब बोलो नहीं सर, आविष्कार, खोज और आविष्कार एक ही को कहा जाता। समझ में आया? खोज किया था या आविष्कार किया था, वो किसने किया था? एडिसन ने। एडिसन। समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये था 5 क्वेश्चन साइंस का। 5 क्वेश्चन किसका था? साइंस का। समझ में आ रहा है ना? 5 क्वेश्चन साइंस का, 5 क्वेश्चन सभी विषय से लिया गया है। तो चलो अब समझते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री मतलब इतिहास का 5 क्वेश्चन। इतिहास मतलब होता है हिस्ट्री। इतिहास मतलब क्या होता है? हिस्ट्री। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? लाइट आता है ना फेस पर? फेस क्लीन आना चाहिए, देख लो। ना आता है? ना आता है? खिड़की खोल दो उधर से। देख लेना, यहाँ देखो। ठीक है। भारत के ध्यान दो, हिस्ट्री को देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति मतलब ध्यान दो, भारत का प्रथम राष्ट्रपति, भारत बहुत पहले से था। बात समझ में आ रहा है? भारत कब था? पहले से था। तो भारत जब से आजाद हुआ, भारत जब से आजाद हुआ, आजाद भारत में जो प्रथम बार राष्ट्रपति बना, आजाद भारत में जब प्रथम बार राष्ट्रपति बना, तब से इसको जानने लगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो ये कब बना था? जबकि भारत आजाद हुआ। तो कब हुआ था भारत आजाद? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। उसके बाद चुनाव हुआ था। उस चुनाव में राष्ट्रपति को चुना गया था। उस राष्ट्रपति को जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के हैं, जो कि बिहार के हैं। समझ में आ गया? ये भारत के प्रथम कौन है? राष्ट्रपति है। समझ में आ गया? समझा कि नहीं समझा? कि प्रथम कैसे बना? जबकि भारत आजाद हुआ था उस टाइम और सरकार बनना था, तो उसी टाइम इसका चुनाव हुआ था। तब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही चुना गया भारत का प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर। समझ में आ गया? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? दूसरा क्वेश्चन क्या है? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण यूपी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूपी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये किसके याद में करवाया गया था?
ताजमहल समझ में आ रहा है ना? ताजमहल क्या है? ये घर है, एक क्या है? घर है। तो ये मुमताज मतलब कि पति और पत्नी था, पति और पत्नी था। पत्नी का पहले मौत हो गया था, पत्नी का पहले मौत हो गया था। तो उसके यादगार में क्यों उसको याद करना है, तो कैसे याद रहेगा? समझ में आ रहा है? तो उसने शाहजहां ने मुमताज बेगम के याद को ताजा करने के लिए उन्होंने क्या करवाया? ताजमहल का उस जगह पर निर्माण करवा दिया। समझ में आ गया? उस जगह पर क्या करवा दिया? ताजमहल का निर्माण करवा दिया। किसने करवाया? शाहजहां ने। किसके याद में? मुमताज बेगम के याद में, याद को ताजा करने के लिए, ताकि सब दिन उसका नाम चले, इसलिए उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवा दिया। समझ में आ गया? तो शाहजहां प्यार में पागल था, इसीलिए उसके याद में ताजमहल का निर्माण करवा दिया। समझ में आ गया? चलो, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? समझ में आ रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहा गया? कि जबकि भारत देश गुलाम था, जबकि भारत देश क्या था? गुलाम था। उसको आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने क्या कर रहा था? आंदोलन कर रहा था। क्या कर रहा था? आंदोलन कर रहा था। उस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महात्मा गांधी का था। महत्वपूर्ण भूमिका मतलब क्या होता है? सबसे आगे चलने वाला कोई भी काम होगा, उसमें आगे बढ़ने वाला यदि कोई व्यक्ति था तो वो महात्मा गांधी था। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए पूरे भारत के अंदर में सबसे आगे बढ़ करके किसी भी आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा था कि कहीं पर आंदोलन करना है तो महात्मा गांधी सबसे पहले तैयार रहता था। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए पूरे भारत के लोगों ने इसको किसकी उपाधि दिया? भारत का राष्ट्रपिता। ये भारत के राष्ट्रपिता है, भारत को बनाने वाला। उसका क्या होता? उसको क्या कहा जाता? पिता। यानी किसी बच्चे को बनाता है तो उसका क्या कहलाता? पिता कहलाता। तो उसी तरह भारत को जन्म देने वाला है तो वो कौन है? महात्मा गांधी। क्योंकि ये तो अंग्रेजों के गुलाम में था, अंग्रेजों से छुड़ाने का काम किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। समझा महात्मा गांधी कौन है? क्वेश्चन को समझ में आया? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उसकी क्या था? अहिंसक नेतृत्व के कारण ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया था। समझ में आया इसका उत्तर कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहा गया? तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम मतलब जबकि आजादी जिस टाइम छिड़ा हुआ था तो वहां संग्राम हो रहा था, युद्ध हो रहा था, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था। तो वही उसी को बोला गया स्वतंत्रता संग्राम में उनकी क्या था? अहिंसक नेतृत्व था। अहिंसक मतलब बिना हथियार का। मार होता था तो बिना हथियारे का ये रहता था। एगो धोती पहनता था, एगो आधा को धोती को पहन लेता था, आधा को ऊपर में ओढ़ लेता था, बाकी उगाड़े रहता। इसीलिए इसको नंगा फकीर भी कहा था। इसीलिए इसको क्या कहा गया था? नंगा फकीर। समझ में आ गया? पूरे शरीर खुले रहता था। समझ में आ गया? उसके बाद अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? प्रथम क्या कह रहा है? प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? इस क्वेश्चन को समझो कि प्रथम विश्व युद्ध यानी पूरा विश्व में युद्ध छिड़ा हुआ था। पूरे विश्व में क्या छिड़ा हुआ था? युद्ध छिड़ा हुआ था। एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहा था तो उसमें पूरा विश्व ही भाग लिया। समझ में आ रहा? तो सब देश एक दूसरे के पक्ष से क्या कर रहा था? युद्ध कर रहा था। समझ में आ रहा? तो प्रथम विश्व युद्ध ये कब हुआ था? ऐसा कब हुआ था ये पूछ रहा। तो ऐसा हुआ था 1914 ईस्वी में। ऐसा कब हुआ था? 1914 ईस्वी में कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जिसमें सभी देश ने भाग लिया था। समझ में आया?
उसके बाद अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ध्यान दो, जय जवान जय किसान मतलब कि नारा का मतलब है कि जवानों को बोल रहा था कि जय जवान और जय रहे किसान। समझ में आया? ऐसा बात बोलने वाला जो व्यक्ति था वो उस व्यक्ति का नाम क्या था? लाल बहादुर शास्त्री। कि जय जवान जय किसान कहने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। समझ में आया? चलो, तो ये था तुम्हारा हिस्ट्री का क्वेश्चन 5। अब समझते हैं ज्योग्राफी का 5 क्वेश्चन। यहाँ पर है ज्योग्राफी मतलब भूगोल। समझ में आ रहा है? भूगोल। तो पृथ्वी को कहता है, क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? समझ रहा है? अरे क्वेश्चन समझ रहा है ना कि नीला ग्रह क्यों कहा गया? किसके वजह से पृथ्वी को नीला कहा जाता है? क्या है पृथ्वी पर नीला जो इसीलिए कहा जाता है? तो समझो कि पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जल है। क्या है? जल है। जल ही जल है। पृथ्वी पर क्या है? जल ही जल है। समझ में आ रहा है ना कि पृथ्वी पर 29% थल है। समझ में आ रहा है ना? 29% थल है जो कि तुमको जमीन दिखता है और 71% जल है। 71% क्या है? जल है। लेकिन ध्यान दो, फिर भी पृथ्वी है, फिर भी ये सूखा है। जल की संख्या क्या है? ज्यादा। जल की प्रतिशत क्या है? ज्यादा है ना? 71% जल है और 29% थल है। थल मतलब जमीन। तो यदि जल पूरा फैल जाए तो क्या होगा? पृथ्वी बचेगी? इसीलिए ध्यान दो, जल जो है वो बर्फों के रूप में जमा हुआ है। जल क्या है? जल का बहुत अधिकांश हिस्सा बर्फों के रूप में जमा हुआ है। बर्फों की पहाड़ है। बर्फों की क्या है? पहाड़, जिसको ग्लेशियर कहते हैं। समझ में आ गया? वो क्या है? जमा हुआ है, बिल्कुल जमा हुआ है। यदि जिस दिन वो पिघल गया, जिस दिन जमा हुआ पिघल गया, समझ रहा है ना? जिस दिन जमा हुआ क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। तो ये पृथ्वी नहीं रहेगा, ये पृथ्वी नहीं रहेगा, पूरा जलमग्न हो जाएगा। पूरा क्या हो जाएगा? जलमग्न हो जाएगा। समझ रहा? जल जल नजर आएगा। का 71% है, ये 29% है। इससे कहीं दुगुना है कि नहीं? तो जलमग्न करेगा कि नहीं पृथ्वी को? कर देगा। तो समझ में आ गया नीला किस लिए कहा जाता है? समझ में आया? अरे नीला किस लिए कहा जाता है पता चला? कि जल ही जल है पृथ्वी पर, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व में सबसे ऊंचा, विश्व में सबसे ऊंचा, समझ में आ रहा है ना? विश्व में सबसे ऊंचा चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। समझ रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। हो गया। चलो आगे। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल, उद्गम मतलब होता है कि गंगा नदी निकलती है कहाँ से? गंगा नदी का जन्म कहाँ से हुआ? समझ में आ गया? उद्गम का मतलब कि गंगा नदी कहाँ से निकला, कहाँ से उसका जन्म हुआ, कहाँ से पानी आता। समझ में आ रहा है ना? उसी को कहते हैं क्या चीज? उद्गम स्थल। उसको क्या कहते हैं? उद्गम स्थल। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है पता है ना? ये गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। तो आखिर गंगोत्री है कहाँ पर? गंगोत्री उत्तराखंड में होगा। कहाँ होगा? उत्तराखंड में गंगोत्री है। कहाँ है? उत्तराखंड में। समझ में आ गया? गंगोत्री कहाँ है? उत्तराखंड।
गंगा नदी का निर्माण कहाँ से हुआ है? उत्तराखंड के गंगोत्री से। उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा नदी का जन्म हुआ है, वहीं से उसका निर्माण हुआ है, वहां से आगे आया है तो फिर वो गंगा नदी हो गया। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2510 किलोमीटर। 2510 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। उत्तराखंड गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और बहते बहते बिहार से होते हुए बंगाल में जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल में जाके कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। गंगा नदी समुद्र में विलीन हो जाती है अपना नाम और रूप को छोड़ करके, वो समुद्र बन जाता है। समझ में आ गया? समुद्र में बिल्कुल अपना नाम और रूप को छोड़ता है, सीधा विलीन हो जाता है, गंगा खत्म। इसीलिए गंगा नदी की लंबाई को माप लिया गया 2510 किलोमीटर है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कहाँ था? यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर समझ में आ रहा है ना? विश्व का सबसे बड़ा यदि महासागर कोई है तो वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। समझ में आया? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबको याद रहेगा ना? उसके बाद भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? यानी इस भारत के अंदर में, समझ रहा है ना, इस भारत के अंदर में सबसे अधिक वर्षा यदि कहीं होता है तो वह जगह है मेघालय। भारत का एक राज्य है जो कि मेघालय। क्या है? मेघालय। तो उस मेघालय में एक जगह है, मेघालय में एक जगह है मासिनराम। क्या है? मासिनराम एक जगह है, वहीं पर क्या होता है? भारत में अत्यधिक वर्षा होता है। भारत में अत्यधिक वर्षा होता है। समझ में आ गया कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मासिनराम मेघालय। मासिनराम मेघालय। किसी को दिक्कत? आंसर समझने में दिक्कत नहीं ना? क्वेश्चन को समझा ना? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मासिनराम मेघालय में। सबको याद हो रहा है ना? पर हो ऐसा ताकि याद हो जा, घर में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं। यही है इस ट्यूशन की खासियत, सब चीज यहीं पर होना चाहिए। तो याद रहा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? मासिनराम मेघालय में। मासिनराम मेघालय में। किसी को दिक्कत नहीं समझने में? चलो नहीं हुआ तो अगला क्वेश्चन क्या है? देखो ये हो गया तो ध्यान दो। भूगोल का जो क्वेश्चन यानी ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन 5 लिया गया था वो खत्म हुआ। अब अगला तुम्हारा टॉपिक है भारत में यानी भारत एवं संस्कृति। समझ में आ रहा है? इंडिया एंड कल्चर यानी इंडिया के अंदर कौन सी कल्चर है, उस कल्चर से 5 जीके को लिया गया। 5 जीके को लिया गया जिसको हम बढ़िया से समझते हैं। ध्यान दो, यदि आप सब भी यदि पढ़ाते हैं और मेरे वीडियो को देखते हैं तो देख लीजिए कैसे कैसे पढ़ाते हैं, उसी तरह से आप भी अपने क्लास में पढ़ा सकते हैं। तो चलिए, भारत एवं संस्कृति, इंडिया ऑफ कल्चर। इंडिया ऑफ कल्चर यानी इंडिया के अंदर में कैसी कल्चर है उसको देखते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु, ध्यान दो यहाँ पर, भारत के अंदर में जो राष्ट्रीय पशु है, बेलमुंडा बोलो, भारत का राष्ट्रीय पशु ध्यान दो तो कौन है? बाघ है, जिसको इंग्लिश में हम उसको टाइगर कहते हैं। इंग्लिश में उसको हम क्या कहते हैं? टाइगर कहते हैं। दिक्कत नहीं ना? ध्यान दो, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? टाइगर। टाइगर हिंदी में बाघ कहते हैं उसको, जो कि बाघ क्या है? बाघ क्या है?
अरे भारत का राष्ट्रीय पशु तो है ही ना, तो बाघ कहाँ रहती है? जंगल में। जंगल का क्या है? राजा। समझ में आया? तो ये बाघ कहाँ रहता है? जंगलों में रहता है। बाघ कहाँ रहता है? जंगलों में रहता है। इसीलिए बाघ को क्या कहा गया? भारत का राष्ट्रीय पशु कहा गया। भारत का राष्ट्रीय पशु। तो चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी पक्षी तो बहुत सारे हैं। पक्षी तो बहुत सारे हैं, जो कि सभी को राष्ट्रीय घोषित नहीं किया गया, क्योंकि उसकी सुंदरता, ऐसा पक्षी जो कि सुंदर दिखे, अच्छा लगे, और उसकी जो पंख है, जब पंख को फैलाए तो लगे न कुछ है, इसीलिए ऐसा किसमें है? मोर में। तो ऐसे रहता है छुपा हुआ इतना बड़ा, और जब कोई फैलाती है तो पूरा फैला देती है। देखा, देखने में अट्रैक्टिव लगता है। तो इसीलिए जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी यदि घोषित किया गया तो किसको किया गया? किस लिए किया गया? कि देखने में सुंदर लगता और बोलती मधुर है। बोलती मधुर है, इसीलिए मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत में जो राष्ट्र के हित में गीत है, उस गीत का नाम क्या है? वो गीत है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम का निर्माता कौन है? वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी बड़ी देरी से निकालता है। चलो ठीक है। उसके बाद समझो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दीपावली का त्योहार किस रूप में मनाया जाता है? ये जो दीपावली का त्योहार है, समझ रहा है ना? दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? तो ध्यान दो, दीपावली का त्योहार इसलिए मनाया जाता है कि राम भगवान जब वनवास गए थे तो वो वनवास से पुनः वापस उसी दिन आया था। समझ में आ गया? उसी दिन वापस आया था, इसीलिए उसी के आने के खुशी में उसकी माते, समझ में आ रहा है ना? उसकी माते यानी उसकी माता ने और पूरे गांव वासियों ने दीपक जलाया था। क्या जलाया था? दीपक जलाया था। दीपक पूरे गांव में जला दिया था। वो खुशी का माहौल था और पूरा दीपक रात में जला लगा। अयोध्या पूरा क्या होगा? दीपक से जगमगा गया। और इसीलिए जब एक साल जगमगा गया उसके आने से, तो प्रत्येक साल ये प्रथा बना दिया गया ताकि प्रत्येक साल जगमगाते रहे। तो जगमगाता है दीपावली के दिन। अरे दीपक जलाने की प्रथा है या नहीं? है। तो दीपक जलता है तो उससे क्या निकलता है? लाइट। क्या निकलता है? लाइट निकलता है। इसीलिए देखो यहाँ पर कहा गया दीपावली का प्रसिद्ध त्योहार किस रूप में मनाया जाता है? तो प्रकाश का पर्व। समझ में आ रहा? प्रकाश का पर्व है। उसके बाद आगे है क्वेश्चन तुम्हारा, समझा कि ना? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ध्यान दो, भारत का संविधान, भारत देश आजाद हुआ था 1947 में। भारत देश कब आजाद हुआ था? 1947 में आजाद हुआ। ठीक है। अब आजाद भारत को चलाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 2 साल अपने कलम और कॉपियों पर लिखता रहा। देश को चलाने के लिए नियम, समझ में आया? कितना टाइम लगा उसको लिखने में? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन।
2 वर्ष 11 महीना 18 दिन देश को चलाने के लिए एक नियम तैयार किया, एक नक्शा तैयार किया कि इस नियम से पूरा भारत देश चलेगा। उस नियम को क्या कहा गया? संविधान। उस नियम को क्या कहा गया? संविधान। कि भारत का संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा। इसीलिए 47 के बाद ये वर्ष को जब जोड़ा गया तो तब उसको घोषित कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को घोषित कर दिया गया। भारत में संविधान बन करके घोषित कर दिया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद से भारत में क्या बन गया? संविधान हो गया और संविधान के अनुसार भारत चलने लगा। समझ में आया? अरे किसी को दिक्कत? और उसी दिन से प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगा। तो उस दिन कुछ नहीं हुआ था, संविधान ही घोषित हुआ है। इसीलिए प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस के रूप में उसको मनाने लगा। काहे मनाने लगा? समझ में आया? कि उस दिन गई थी भारत का संविधान घोषित किया गया था, उसको यादगार करता है 26 जनवरी को। समझ में आया? कि दिक्कत है समझने में? उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये तुम्हारा 5 क्वेश्चन था कल्चर से। अब आ जाएगा यहाँ पर जर्नल से, यानी सामान्य ज्ञान। क्या है? सामान्य ज्ञान। समझ रहा है ना? करता ना? ठीक है ना? तो सामान्य ज्ञान है कंप्यूटर। ध्यान दो, सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन 5 होगा। कंप्यूटर का माउस किसने बनाया? कंप्यूटर का जो माउस है, जिससे कि क्लिक करते हैं, बटन को ऐसे ऐसे घुमा करके करते हैं, क्लिक करते हैं, तो वो क्लिक करने वाला को माउस कहते हैं। माउस किसने बनाया? तो ध्यान दो, डॉक्टर डगलस एंगलवर्ट ने बनाया था। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत समझने में? चलो, तो दूसरा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यानी अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय। समझ में आ रहा है ना? कि अंतरिक्ष में चला गया। समझ में आ रहा है ना? वहां पर जाने वाला और प्रथम भारत का आदमी ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? इस नाम को जानते हैं। ये नाम है तुम्हारा राकेश शर्मा। क्या नाम है? अंतरिक्ष में प्रथम बार जाने वाला और प्रथम भारतीय, वो राकेश शर्मा। क्या है? राकेश शर्मा। समझ में आ रहा है ना नाम? कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। समझ रहा है रे? कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। समझ में आ गया? उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? यानी भारत में जो है कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य करता है। समझ में आ गया? और समाज के हित में करता। समाज, समझ में आ रहा है ना? समाज के हित में कि 10 गो 100 500 आदमी को लगे कि नहीं ये सबसे श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। समझ में आ रहा है? और उससे पूरे समाज को लाभ मिलता उसके कार्य से। समझ में आ गया? उसको प्रोत्साहन के लिए, उसकी मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए उसको क्या किया जाता है? भारत रत्न के पुरस्कार देकर के सम्मानित किया जाता है कि आप समाज के हित में ऐसा ही कार्य करते रहिए। समझ में आ गया? किस लिए दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? भारत रत्न किस लिए दिया जाता है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये भारत रत्न है। ये क्या है? भारत रत्न है। उसके मनोबल को, उसके हौसलों को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि ऐसा ही कार्य आप समाज के हित में करते रहिए, इसीलिए उसको सम्मानित किया जाता है। समझ में आया?
अच्छा कार्य करने के लिए दिया जाता है। अच्छा जो कार्य करता है समाज के हित में, समाज को अच्छा लगता है, इसीलिए पूरे समाज ने उसको सपोर्ट करता है। इस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, तब सरकार ने उसको भारत रत्न से सम्मानित करता है। आगे, गटारों का संत के नाम से किसे जाना जाता है? समझ में आ गया? गटारों का संत, समझ में आ रहा है? गटरों है, गटरों है, सॉरी, गटरों का संत के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये ध्यान दो, गटरों के संत के नाम से जानने वाला एक लेडी है। एक क्या है? लेडी। समझ में आ रहा है? जिसको लेडीज कहते हैं, वो महिला है। लेडी किसको कहता है? महिला को। वो जो है जिसका हृदय नॉर्मल हृदय वाला, समझ में आ गया? हृदय बिल्कुल दयावान है, ऐसा लेडी है जिसको देख, किसी को भी देखता है तो उसको दया आने लगता है। समझ में आ गया? जैसे कि रोड पर हुआ एक्सीडेंट, जैसे देखता है वो लेडी और उसको जानकारी मिलता है तो वो सबसे पहले जाता है और उसको अस्पताल भेजता है और उसका इलाज करवाता है। वो दयावान लेडी, उसका नाम है मदर टेरेसा। उसका नाम क्या है? मदर टेरेसा, जो कि पूरे दयालु था। पूरे क्या था? दयालु था। ये पूरे दयालु के वजह से इसको गटरों का संत कहा गया। इसीलिए इसको क्या कहा गया? गटरों का संत। समझ में आ गया? फिर किसी को दिक्कत? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, समझ रहा है ना? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क एक शहर है, वहीं पर इसको बनाया गया है मुख्यालय को। समझ में आ गया? वहीं से पूरे संयुक्त राष्ट्र का हैंडल होता, वहीं से कार्य होता है। समझ में आया? किसी को दिक्कत? यदि दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं ना? सबने सब क्वेश्चन को समझा? यस नो जवाब देगा, बोलो। समझ गया? यदि ऑनलाइन वाले भी आप समझ गए होंगे और समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और दोस्त के साथ शेयर भी कर दीजिए। यदि आप हमसे जुड़ करके पढ़ते हैं और अच्छा से समझना चाहते हैं तो फिर आइए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले दिन हम बढ़िया से जीके जीएस को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए